नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं राजा दत्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोज रात 9 बजे तैयारी करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस पीआरटी एनवीएस डी ट्रिपल एसबी या अन्य किसी भी संगीत से रिलेटेड एग्जाम की। आप सभी जानकारी रखते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसके साथ हम थ्योरी के बारे में भी पढ़ते हैं। उपहार जी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस सेशन में जो रोज की तरह धमाकेदार रहेगा। जानकारी आपको एक कुछ नई मिलेगी, कुछ आपकी रिवाइज होगी जानकारी। तो अगर आप जुड़ गए हैं, पारुल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जुड़ गए हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं क्लास से वो लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ताकि वो लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और चलते हैं इसी के साथ अपने प्रश्नों की तरफ, अपने आज के प्रश्नों की तरफ। केवीएसपीआरटी आप पढ़ सकते हैं, यूपी पीजीटी टीजीटी अभी ज़्यादा फोकस इन सब पे इसलिए है क्योंकि ये कुछ आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो अभी रीसेंट में हैं, कुछ आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो संगीत गायन एवं वादन, एक सवाल किसी ने पूछा हुआ था पिछली क्लास में कि जो मध्यकालीन इतिहास है संगीत का, वो कब से कब तक रहा है या कब से स्टार्ट हुआ था। तो छठी शताब्दी से लेकर माफ कीजिए, शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक आपका मध्यकालीन इतिहास रहा है संगीत का। जब मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप बात करते हैं, संगीत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जब आप बात करते हैं, तो 11वीं शताब्दी में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि मुगलों का, या कहा जाए तो मुस्लिम जो समाज था, या मुगल ही कहते हैं, मुस्लिम डायनेस्टीज ने हम पर आक्रमण किया था, यानी हिंदुस्तान पर। तो 11वीं शताब्दी एक बहुत बड़ा चेंजिंग पीरियड रहा है संगीत के लिए भी, क्योंकि जब कोई डायनेस्टी, जब कोई एक समुदाय आक्रमण करता है या आपके यहाँ पे आता है, तो अपने साथ साथ वो अपना कल्चर, अपना संगीत, अपना रहन सहन का ढंग भी लेके आता है। तो उसके बाद काफी सारे चेंजेस आए हैं संगीत में। तो छठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक आपका प्राचीन कालीन इतिहास रहा है। आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है, उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं। उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं। हमने कल पूर्वांग और उत्तरांग यानी शनिवार को पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में डिस्कशन किया था। पूर्वांग यानी पूर्व अंग, पहला अंग, और उत्तरांग यानी उत्तर अंग, यानी बाद का अंग, सप्तक का या राग का। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वो राग कौन सा होगा जो उत्तरांग प्रधान है, जो उत्तरांग प्रधान है। ऑप्शन आपके बहुत सिंपल हैं कि जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से हो, जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग से हो यानी उत्तर भाग से हो, या फिर वादी स्वर पूर्वांग से हो, ये आपका बी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है कि वादी स्वर सप्तक में कहीं से हो, यानी कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर डी ऑप्शन है कि वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में। वादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में। अभी तक जो रोज लोग आते हैं इस कक्षा में वो जुड़े नहीं हैं, तो मैं शायद ये समझ सकता हूँ आप लोगों ने अभी क्लास शेयर नहीं करी। एक बार शेयर कर दीजिए। तो जी हाँ, जैसा पारुल पटेल जी कह रही हैं, डी आंसर, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तरांग से आप सभी समझते ही होंगे कि मा पा धा नी सा, मा पा धा नी सा आपका उत्तरांग हो जाता है। और उत्तरार्ध से आप क्या समझते हैं, उत्तरार्ध से आप क्या समझते हैं, उत्तरार्ध से आप क्या समझते हैं। देखिए उत्तरार्ध होता है आपका रात के 12 बजे से, यानी कहा जाए तो 12 AM से आपका 12 PM तक, यानी 12 PM, यानी दिन के 12 बजे तक आपका उत्तरार्ध होता है दिन का। दिन भी ऐसे ही जैसे पूर्वांग और उत्तरांग है।
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बटा हुआ है हमारा दिन। पूर्वार्ध हो जाता है जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, यानी इस समय हम पूर्वार्ध में हैं। इस समय हम दिन के पूर्वार्ध भाग में हैं। और इसके बाद जो रात के 12 बजे से शुरू होके कल दिन के 12 बजे तक जाएगा वो उत्तरार्ध होता है। तो सिंपल, जिस राग का वादी उत्तरांग से हो, यानी मा पा धा नी सा में से कोई हो वादी स्वर उसका, और वो उसका गायन समय उत्तरार्ध हो, यानी रात के 12 बजे से लेकर कल दिन के 12 बजे तक के बीच का हो, तो वो उत्तरांग या फिर उत्तरांग प्रधान राग कहलाता है। यानी वो उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग कहलाता है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि पूर्वांग प्रधान राग कौन सा होता है, पूर्वांग प्रधान राग कौन सा होता है, तो बहुत इजी आंसर इसका कि पूर्वांग प्रधान राग वो हो जाता जिसमें पूर्व अंग से आपका वादी स्वर होता, जैसा कि आपका बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, वादी स्वर पूर्वांग से, अतः अतएव यानी और वो राग गाया भी पूर्वार्ध में जाता है, यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ, पूजा गुप्ता जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, डी। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते, यानी जो उपयोग में नहीं लिए जाते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप राग भोपाली की बात करेंगे तो सा रे गा पा धा सा, मा और नी इसमें नहीं लगता, तो हम उन स्वरों को क्या कहते हैं? स्वास्तिक चौधरी जी कह रहे हैं 3, पारुल जी कह रही हैं सी, पूजा गुप्ता जी भी कह रही हैं सी। बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते, यानी जो नहीं लगते, बहुत इजी सा प्रश्न है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें वादी कहते हैं? क्या हम उन्हें संवादी कहते हैं? क्या हम उन्हें विवादी कहते हैं? या फिर हम उन्हें अनुवादी कहते हैं? अंशवी जी नमस्कार, स्वास्तिक जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। जी हाँ, जो सी आंसर दे रहे हैं यानी विवादी कह रहे हैं, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर है। सी फॉर करेक्ट, एज यू गाइस नो। इसको हम वर्जित स्वर भी कह सकते हैं। इसको हम वर्जित स्वर भी कह सकते हैं। इसको हम वर्जित स्वर भी कहते हैं। विवादी या वर्जित, अगर वर्जित इसमें ऑप्शन में होता तो वर्जित ज्यादा सही इसका आंसर होता, वर्जित या विवादी। आप विवादी से मतलब विवादी का समझ ही रहे होंगे, इतना आप सभी सेंस रखते हैं। विवादी मतलब विवाद क्रिएट करने वाला, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला। जो स्वर राग में डिस्टरबेंस क्रिएट करे, विवाद क्रिएट करे, यानी वैसे वो स्वर वर्जित होता है। जी हाँ पारुल जी, वही मैंने अभी आपको बताया है। वैसे वो स्वर वर्जित होता है। विवादी उसको कब कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार आपको इसमें विवादी टिक करना है। वादी स्वर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, संवादी स्वर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अनुवादी स्वर बाकी सारे स्वर जो राग में हम यूज कर रहे हैं, और विवादी जिसे हम यूज नहीं कर रहे, ध्यान दीजिए, जिसे हम यूज नहीं कर रहे। इन्होंने क्या पूछा है कि नहीं प्रयुक्त होता, नहीं प्रयुक्त होते, तो वो विवादी स्वर या वर्जित स्वर कहलाता है। वर्जित इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल, अगर आपको 100% पे उस पे लेना है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आया था, इसी तरह के ऑप्शंस थे, तो आप विवादी पे टिक करेंगे, विवादी पर टिक करेंगे। आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की और, यानी थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए कि शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं। क्या वो वितत वाद्य हैं? क्या वो तत् वाद्य हैं? क्या वो सुशिर वाद्य हैं? क्या वो घन वाद्य हैं? शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? वितत, तत्, सुशिर और घन। वितत, तत्, सुशिर और
घन। गायत्री जी कह रही हैं सी, पूजा गुप्ता जी कह रही हैं सी, स्वास्तिक जी कह रहे हैं सेकंड, अंशवी जी कह रही हैं सी यानी 3, पारुल जी भी कह रही हैं सी यानी सुशिर। जी हाँ, जिस जिसका आंसर सी है, जिस जिसका उत्तर सी है, तो आप सभी जानते ही हैं सी से, सी फॉर करेक्ट। तो सुशिर वाद्य वो वाद्य हो जाते हैं जो हवा के वेग से यानी सांस द्वारा, या फिर कहा जाए तो हवा द्वारा बजाए जाते हैं जो वाद्य, जिसमें हम हवा का यूज लेते हैं। शहनाई, बांसुरी, फ्लूट, माउथ ऑर्गन, हारमोनिका, ट्रम्पेट, ये सब वो वाद्य हो जाते हैं जो आपके सुशिर वाद्य हैं। जो आपके सुशिर वाद्य हैं, ये सभी वो वाद्य हो जाते हैं। आप सभी समझ रहे होंगे, किसी शब्द का कोई मतलब ना समझ आए या फिर कुछ ऐसा लगे कि कुछ स्किप हो रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे पूछ लीजिएगा, तो आपका प्रश्न बहुत सिंपल था। शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? वितत, तत्, सुशिर और घन। तो इसका आंसर सुशिर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर सुशिर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक काल में सातों स्वर किन किन श्रुतियों पर माने जाते हैं? जो हम अक्सर बात करते हैं कि कितनी श्रुति दूर है, जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सा से माँ और सा से पा में श्रुतियों की कितनी संख्या है, दूरियों की कितनी संख्या है, या उनके बीच कितनी श्रुतियां आती हैं। तो आधुनिक काल में सातों स्वर, बहुत सिंपल आपसे प्रश्न पूछा गया है, यानी सातों शुद्ध स्वर कितनी कितनी दूरी पर विराजित हैं, यानी रखे हुए हैं। क्या पहली श्रुति पर 1, 5, 8, 10, 14, 18 एंड 21, क्या ये आपका सही आंसर है? या फिर आपका बी आंसर है कि 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22? या फिर आपका सी आंसर है जो कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं? या फिर आपका डी आंसर है जो आपसे कह रहा है 4, 5, 8, 10, 14, 18 एंड 21? पूजा गुप्ता जी कह रही हैं ए, अंशवी जी कह रही हैं बी, स्वास्तिक जी कह रहे हैं 1 यानी ए, पारुल जी कह रही हैं ए और सिमरन जी कह रही हैं बी। तो देखिए, जिस जिसका बी आंसर है, जिस जिसका बी आंसर है, मैं उन्हें बता दूं कि उनका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर ए है, यानी 1, 5, 8, 10, 14, 18 एंड 21। 1, 5, 8, 10, 14, 18 एंड 21। अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि सा आज के आधुनिक काल में, आज के आधुनिक समय में सा कौन सी श्रुति पे विराजित है? षडज किस श्रुति पे विभाजित विराजित है, माफ कीजिए। हाँ जी, किस श्रुति पर विराजित है सा, यानी आपका षडज? तो उसका आंसर 1 था। तो हमने जब वो पढ़ा था, तो आप इसका आंसर बी कैसे दे सकते हैं? आप इसका आंसर बी कैसे दे सकते हैं? तो 1 पे आपका हो जाता है सा, 5 पे आपका हो जा, छोड़िए मैं लिख नहीं रहा, काफी खराब राइटिंग आती है, लेकिन आप समझिए मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ। 1 पे हो जाता है आपका सा, 5 पे आपका रे, 8 पे आपका हो जाता है गा, 10 पे आपका मा। देखिए, कल यही प्रश्न था, यही कल प्रश्न था कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी दूरी थी? तो 9, 10 माइनस 1 9। 1 से लेकर 14 के बीच में, यानी 7 से लेकर पा के बीच में कितनी दूरी थी? 14 माइनस 1 दैट इज 30, 13 की दूरी। और इसी तरह धा हो जाता है आपका 18 पर, और 21 पे आपका हो जाता है नी। तो ए इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। ए इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। हिसाब से है, जी हाँ, 1 पे, जी हाँ, बिल्कुल सही। धन्यवाद बहुत बहुत। अगला प्रश्न आपसे, यानी पांचवा प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है, क्या निम्न जोड़ी के राग समप्रकृत हैं? क्या निम्न जोड़ी के या फिर किस जोड़ी के राग समप्रकृत हैं?
देखिए हम रागों को संप्रकृत कब कहते हैं, यानी एक दूसरे की छवि रागों में जब दिख रही होती है, जब कुछ ना कुछ उनका समय, उनकी जाति, उनका ठाट, उनका आरोह अवरोह, कुछ स्वर यानी उनकी पकड़ मिलती है, तब हम उसे संप्रकृत कहते हैं। तब हम उसे संप्रकृत कहते हैं, यानी मिरर इमेज, एक तरीके से अगर कही जाए तो मिरर इमेज, कि कुछ हद तक ये एक दूसरे के समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप इसमें अच्छा चलिए ऑप्शन चुन रहे हैं तो चुन लीजिए, अच्छी बात है। तो भीम पलासी बागेश्वरी, हमीर केदार, आसावरी जौनपुरी, मुल्तानी और तौड़ी। आप सभी से ये पूछा गया है कि इनमें से संप्रकृत राग, क्या ये संप्रकृत हैं, क्या ये एक दूसरे के समान हैं, क्या ये एक दूसरे से मैच करते हैं, मेल खाते हैं? तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। आंसर आ रहा है सी, सी, ए, सी एंड टू। तो ठीक है, अच्छी बात है जो जिन सभी ने उत्तर दिया है, यानी आप लोग रागों की जानकारी रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने अभी आपको बताया संप्रकृत राग कब कब होते हैं, या किन किन सिचुएशन में हम कहते हैं कि हाँ ये राग इस राग के संप्रकृत है। जब उसका थाट सेम हो, जब उसका थाट सेम हो, जब उसकी रंजकता यानी उसके माफ कीजिएगा उसका मूड एक तरीके से, उसका लक्षण सेम हो, जब उसकी जाति कुछ हद तक सेम हो, जब उसमें स्वरों का जो प्रयोग हो रहा है वो सेम हो, या फिर सेम मूड दे रहा हो, वो राग सेम सुनने में लग रहा हो आपको। सॉरी सी, हाँ 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 हाँ, वेरी वेरी गुड, CAR, कार। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं कार यानी गाड़ी। सी पारुल जी कह रही हैं, पटेल जी कह रही हैं, पारुल पटेल जी, पूजा गुप्ता जी भी सी कह रही हैं, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं ABCD, एंड वंदना जी सी कह रही हैं। तो देखिए सिमरन जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सिमरन जी के लिए कमेंट सेक्शन में तालियां बजा दीजिएगा। देखिए भीम पलासी और बागेश्वरी आपके दोनों राग काफी ठाट के हैं, दोनों राग काफी ठाट के हैं, दोनों राग काफी ठाट के हैं। रुकिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये दोनों राग आपके काफी ठाट के हो जाते हैं, काफी ठाट के। उसके बाद हमीर और केदार, हमीर और केदार आपके कल्याण थाट के राग हैं, हमीर और केदार आपके कल्याण थाट के राग हैं। उसके बाद आसावरी और जौनपुरी, उसके बाद आसावरी और जौनपुरी, आसावरी थाट के राग हैं, आसावरी थाट के राग हैं। और मुल्तानी और तोड़ी, तोड़ी थाट के ही राग हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह इन दोनों दोनों रागों का, यानी इन पेयर के थाट सेम है, इन पेयर्स के थाट सेम है, तो इसलिए ये सभी एक दूसरे के संप्रकृत राग हैं। भीम पलासी बागेश्वरी का संप्रकृत है, हमीर केदार का संप्रकृत है, आसावरी जौनपुरी का संप्रकृत है, मुल्तानी तोड़ी का संप्रकृत है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो भीम पलासी बागेश्वरी का क्योंकि वो दोनों काफी थाट से हैं, हमीर केदार का क्योंकि दोनों कल्याण थाट से हैं, और आसावरी जौनपुरी का क्योंकि दोनों आसावरी थाट से हैं, और मुल्तानी राग तोड़ी राग का संप्रकृत हो जाता है क्योंकि दोनों तोड़ी थाट के राग हैं, क्योंकि दोनों तोड़ी थाट के राग हैं। मैंने इसीलिए पहले ही आपको बताया प्रश्न आते ही कि संप्रकृत कब होता है राग, एक राग दूसरे का संप्रकृत यानी मिरर इमेज कब होता है, जब वो उसके जैसा सुनाई दे रहा हो, उसमें स्वर उसके जैसे हो। और स्वर उसके जैसे होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि थाट सेम, कि थाट सेम। तो इसका आंसर ABCD था। और देखिए प्रश्न में भी पूछा था कि क्या निम्न जोड़ी के राग संप्रकृत हैं, तो आपको बस हाँ या ना बताना था कि जी हाँ, ABCD चारों जोड़ियां संप्रकृत हैं, चारों जोड़ियां संप्रकृत हैं। तो आज का आधा पड़ाव समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आप एक बार रिमाइंडर दे दूं, क्योंकि अगर हो सकता है कोई नए लोग हों जो देख रहे हों, कि आप ये वीडियो, ये सेशन आप इस समय शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। अगर आप संगीत की किसी भी फील्ड में रुचि रखते हैं, अगर आप गाना सीखना चाहते हैं, आप बजाना सीखना चाहते हैं, तो आप किसी भी समय
निश्चिंत होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपनी एजुकेशन, आप अपने पैशन को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट करें, यानी आप डिप्लोमाज या डिग्रीज चाहते हैं म्यूजिक में, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके टीचर, प्रोफेसर, जो कुछ आप बनना चाहें आप बन सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो आपसे पूछ रहा है, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ट्राइंग टू आस्क कि हिंदुस्तानी संगीत में किस वर्गीकरण का प्रचार है। किस वर्गीकरण का, यानी जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं, किस मेथड, कौन सा मेथड का ज्यादा प्रचार है, ज्यादा यूज में हम लेते हैं। क्या थाट राग, क्या थाट के द्वारा जो राग हम डिवाइड करते हैं वो, क्या रागों के द्वारा जो रागनियां होती हैं वो, या फिर मेल जो मेल खाते हैं वो, या फिर भाषा विभाषा अंतरभाषा, भाषा विभाषा अंतरभाषा। तो बेसिक आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि किस तरीके का डिवीजन, जो मेथड ऑफ डिवीजन है वो हमारे यहाँ ज्यादा चलता है, हमारे यहाँ हिंदुस्तानी संगीत में ज्यादा चलता है। क्या थाट राग, क्या राग रागिनी, क्या मेल, क्या भाषा विभाषा अंतर भाषा। उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पूजा गुप्ता जी कह रही हैं ए, वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं ए, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए। सिमरन शर्मा जी भी कह रही हैं ए। ऑलमोस्ट सभी का ए आंसर आ रहा है, यानी ए से आप सभी समझते ही हैं एब्सोल्युटली राइट आंसर। ए से आप सभी समझते ही हैं एब्सोल्युटली राइट आंसर। जैसा कि अभी हमने पिछले अपने प्रश्न में देखा कि हमने थाटों के आधार पे ही इन रागों को वर्गीकृत करके ये कहा कि ये राग समप्रकृत, यानी एक दूसरे से सिमिलर हैं या सिमिलैरिटी रखते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि थाट और राग का जो वर्गीकरण है वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे संगीत में, सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे संगीत में। तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि भाई जब हिंदुस्तानी संगीत में वर्गीकरण की बात होती है तो थाटों द्वारा राग वर्गीकृत करे जाते हैं। आपके उत्तरी भारतीय संगीत में आपके 10 थाट हैं और 19 थाट प्रेजेंट में प्रचलित हैं आपके कर्नाटक संगीत में, यानी दक्षिणी संगीत में। पारुल जी, वंदना जी, सिमरन जी, पूजा जी, आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है आप सभी का। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण यानी कर्नाटकी संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी जाती हैं। मुख्य ताले पूछी हैं आपसे, कितने तरीके की, यानी कितनी टाइप्स हैं तालों के जो माने जाते हैं। क्या 5, क्या 6, क्या 7, क्या 8। 5, 6, 7, 8, ए बी सी डी, क्या ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे? क्या जानकारी रखते हैं आप इन तालों की? दक्षिणी यानी कर्नाटक संगीत पद्धति में, यानी विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी द्वारा रचित संगीत पद्धति में, संगीत में मुख्य कितनी ताले मानी जाती हैं? स्वास्तिक जी कह रहे हैं ए, वंदना जी भी कह रही हैं ए, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं सी। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पारुल पटेल जी भी कह रही हैं सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार हमने ये पहले भी किया है। कुछ आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अ, इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए होते हैं, काफी बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, काफी बार नहीं होते, काफी बार नए होते हैं। तो हमने, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, ये प्रश्न हमने किया हुआ है कि दक्षिणी यानी कर्नाटकी संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी जाती है। 5, 6, 7 या 8। 5, 6, 7 या 8। पारुल जी और गायत्री जी का सी आंसर है। तो आप सभी जानते ही हैं कि सी का मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसका ए आंसर था वो गलत था, वो गलत था। 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, इसका सही आंसर है 7, यानी 7 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 ही 7 का सही आंसर है, 7 ही 7 का सही आंसर है। आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर के प्रत्येक
कर्नाटक ताल के कितने प्रकार होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक कर्नाटक, जैसे अभी हमने बताया कि 7 तालें हैं, 7 तालें हैं, तो उन तालों को भी विभाजित किया गया है। अब वो विभाजन कितने प्रकार में हुआ है? क्या वो हर ताल के 3 प्रकार होते हैं? क्या हर ताल के 4 प्रकार होते हैं? क्या हर ताल के 5 प्रकार होते हैं? या फिर हर ताल के 8 प्रकार होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। सी वंदना जी कह रही हैं, स्वास्तिक जी भी कह रहे हैं सी, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं सी, गायत्री जी कह रही हैं सी, और अंशवी जी कह रही हैं बी यानी 4। तो देखिए, और समझिए, जानिए, पहचानिए। जिसका आंसर सी है यानी 5, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक तालों को 5-5 प्रकार में, उन 7 तालों को 5-5 प्रकार में आगे विभाजित किया गया है, आगे विभाजित किया गया है 5 प्रकारों में। याद रखिए, जब कर्नाटक, देखिए, जब जब आपके दिमाग में एक थोड़ा सा पैटर्न वाइज आप एक टेबल बनाया कीजिए, एक पैटर्न वाइज टेबल बनाया कीजिए कि जब कर्नाटक संगीत पद्धति का जिक्र होता है तो उसमें थाट हो जाते हैं प्रेजेंट में 19, थाट हो जाते हैं प्रेजेंट में 19, ताले हो जाती हैं 7 मुख्य ताले, तालों के प्रकार हो जाते हैं 5, तालों के प्रकार हो जाते हैं 5। बात की जाए दक्षिण संगीत पद्धति की, तो ये विष्णु दिगंबर पुलुस्कर द्वारा रचित है, विष्णु दिगंबर पुलुस्कर द्वारा रचित है। इसे दक्षिणी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहा जाता है, दक्षिणी संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति भी कहा जाता है। तो 5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आ जाते हैं आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि तीव्र माँ को दक्षिणी संगीत में किस नाम से पुकारते हैं? कि तीव्र माँ यानी शार्प माँ जो होता है, तीव्र माँ को दक्षिणी संगीत में किस नाम से पुकारते हैं? क्या हम उसे प्रति माँ कहते हैं? क्या हम उसे शुद्ध माँ कहते हैं? क्या हम उसे चतुश्रुति माँ कहते हैं? क्या हम उसे कोमल माँ कहते हैं? पारुल जी कह रही हैं ए, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ए, स्वास्तिक जी कह रहे हैं 3, और अंशवी जी कह रही हैं ए। तो देखिए, समझिए, जानिए, प्रयास कीजिए और इस चीज को दिमाग में बैठाइए। जिस जिसका ए उत्तर है उसका आप सभी जानते ही हैं कि ए फॉर एब्सोल्युटली राइट आंसर, ए फॉर एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो जिसका ए आंसर है, यानी जो कह रहा है कि तीव्र माँ को प्रति माँ कहते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अच्छी जानकारी रखते हैं संगीत की, संगीत की थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, जितनी रह रही है थोड़ी बहुत, वो अच्छी हमारे साथ मिलके, हमारे साथ जुड़ के हो ही रही है। तो लमसम कहा जाए तो किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज की पूर्ति हो रही है, धीरे धीरे ही सही। तो प्रतिमा आप तीव्र माँ को कहते हैं, प्रतिमा आप तीव्र माँ को कहते हैं, जी हाँ। पूजा गुप्ता, वंदना गुप्ता, अंशवी चौधरी और पारुल पटेल जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। आ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था अभी, विवादी और वर्जित पे जो डिस्कशन हुआ था, कि वर्जित स्वर वो हो जाता है जो राग में यूज ही नहीं होता, जो इस्तेमाल में ही नहीं लिया जाता। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता कि जो स्वर राग में उपयोग में नहीं लिया जाता उसे हम क्या कहते हैं? वादी, विवादी, वर्जित या अनुवादी, तो आप वर्जित पर टिक लगाते हैं या वर्जित को आप करेक्ट आंसर कहते हैं अपना। लेकिन उस ऑप्शंस में, उन ऑप्शंस में मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, उन ऑप्शंस में वर्जित नाम नहीं था, उन ऑप्शंस में वर्जित नाम नहीं था, इसलिए हमने विवादी पे टिक किया, क्योंकि विवादी को भी हम यूज नहीं करते। जी हाँ, ये रहा सेकंड क्वेश्चन ही था आज का, कि वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी, इसमें से कौन सा वो स्वर है जो प्रयुक्त नहीं होता राग में? तो हमने कहा कि विवादी वो स्वर हो जाता है, तो हमने कहा कि विवादी वो स्वर हो जाता है जो राग में हम उपयोग में नहीं लेते।
लेकिन उसका आंसर सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर वर्जित है। लेकिन अगर वर्जित नहीं दिया हुआ तो आप विवादी पे टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बात को समझिए, बात की बिल्कुल तीव्रता को समझिए, ताकि आप आंसर गलत ना करें। शायद आप सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है लास्ट क्वेश्चन का। देखते हैं, चलिए। तो 10वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, क्या विवादी स्वर प्रयोग किया जा सकता है? क्या विवादी स्वर प्रयोग किया जा सकता है? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि अगर किया जा सकता है तो वो क्यों प्रयोग किया जा सकता है? पहला आंसर ए, हमने जो ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, राग की हानि होगी इसलिए हम विवादी नहीं प्रयोग में लाएंगे। दूसरा कह रहा है कि प्रयोग राग नियम विरुद्ध है, यानी वही जो पहला ऑप्शन है, कुछ उसी से मिलता जुलता है कि नहीं, इसका प्रयोग राग के नियम के विरुद्ध है तो हम इसे नहीं करेंगे। सी आपका ऑप्शन कह रहा है कि राग की रंजकता के लिए कभी कभी, राग की रंजकता के लिए कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी प्रयोग में लाया जा सकता है। और डी आपका ऑप्शन कह रहा है तिरोभाव आविर्भाव में प्रयोग, जो कि, चलिए एक बार आप आंसर दीजिए। पारुल पटेल जी कह रही हैं सी, अंशवी जी कह रही हैं टी, टू सॉरी और हाँ, किया जा सकता है, पारुल जी कह रही हैं एक ऑप्शन सी आया है। वंदना जी का ए शायद पिछले प्रश्न का होगा। सिमरन जी कह रही हैं सी, वंदना जी कह रही हैं ए, अंशवी जी कह रही हैं सी, पूजा जी कह रही हैं सी। तो ऑलमोस्ट सभी का सी आया है, ऑलमोस्ट सभी का सी आया है। सी एंड डी बोथ भी एक आंसर आया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जिस जिसने, जी हाँ, वंदना जी कह रही हैं सी, तो जिस जिसने इसका सी आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी को पता ही है, सी से करेक्ट, सी फॉर करेक्ट। राग की रंजकता के लिए, रंजकता से आप क्या समझते हैं? राग की रंजकता, रंजकता का अगर इंग्लिश मीनिंग आप देखें तो ब्यूटी, राग की ब्यूटी के लिए, यानी रंजकता के लिए, उसकी खूबसूरती में थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम कभी कभी इसका प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं राग की रंजकता के लिए, विवादी स्वर का। कभी आप देख रहे होंगे, कोई गाना सुन रहे होंगे, उसमें कुछ ऐसा कर्ण लगता है, कुछ ऐसा कर्ण लगता है जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल गाने के विरुद्ध है, मतलब गाने से उल्टा। ये पूरे गाने में आपने नहीं सुना, लेकिन एक जगह पे वो कर्ण लगा, एक जगह पे वो स्वर लगा, और उस स्वर ने उस गाने की खूबसूरती बहुत बढ़ा दी। बहुत ऐसा लगा आपको सुनने में, बहुत अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि एक पेस पे गाना चल रहा था और एक जगह आके कुछ एक ऐसी नई चीज आपको मिली जिससे उस गाने की खूबसूरती बढ़ गई। तो विवादी स्वर का हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला आंसर हो जाता है कि कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? कि अगर हमें राग की रंजकता में, रंजकता को बढ़ाना हो, राग की खूबसूरती को बढ़ाना हो, तो हम विवादी स्वर का उपयोग कर सकते हैं। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर, और सही, सटीक, करेक्ट, जो भी आप कहना चाहें, वो इसका सी आंसर हो जाता है कि राग की रंजकता के लिए कभी कभी हम विवादी स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी हम विवादी स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। आ जाते हैं आज की आखिरी स्लाइड, जो आपसे कह रही है आज का थॉट, जो आपसे कह रही है आज का विचार कि म्यूजिक इज अ पीस ऑफ आर्ट दैट गोज इन द ईयर्स एंड ईयर स्ट्रेट टू द हार्ट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है ये थॉट आपसे? ये आपसे कह रहा है कि संगीत एक आर्ट का पीस है, एक कला है। संगीत एक कला का टुकड़ा है जो आपके कानों से होते हुए सीधा दिल तक पहुंचता है, जो आपके कानों से होते हुए सीधा दिल तक पहुंचता है। बहुत कम चीजें होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दिल तक पहुंच पाते हैं, और संगीत एक वो ऐसी आर्ट है। काफी बार पढ़ाई कर रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन संगीत से कभी मन नहीं भरता, संगीत से कभी मन नहीं भरता। तो जो चीज कानों से होकर दिल तक पहुंचती है, जो कला, उसे कहते हैं हम संगीत, उसे कहते हैं हम म्यूजिक। और मैं आशा करता हूं ये संगीत आपसे कभी दूर ना हो और आप कभी संगीत से दूर ना हो। हमेशा जुड़े रहें संगीत के साथ, हमारे साथ, इस क्लास के साथ, शकुंतलम
म्यूजिक हाउस के साथ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने का आप सभी का। कल फिर से मुलाकात होगी सेम समय पर, सेम जगह। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।